हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम लीगल एप्टीट्यूड के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम कर रहे थे, लीगल एप्टीट्यूड। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम कर रहे थे। आज की जो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हमारी क्लास है, ये क्लास नंबर 4 है, 4th क्लास है हमारी ये। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हमारा है व्हेन कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। बताओगे क्या मीनिंग है इसका? व्हेन कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, इसका मीनिंग बताओगे क्या मीनिंग है? अंशु, स्लोनी, मीनिंग बताओगे इसका? व्हेन कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। इसका मीनिंग है कंसिडरेशन कब जरूरी नहीं होता। कंसिडरेशन कब जरूरी नहीं होता। जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल कहता है कोई भी एग्रीमेंट हो, अगर वो कंसिडरेशन के बिना बना है, एनी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, क्या कहेंगे उसको? जनरल रूल तो ये कहता है कि कोई भी अगर एग्रीमेंट है, अगर वो बिना कंसिडरेशन के बना है तो वो क्या होगा? वॉइड होगा। वॉइड, वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। जनरल रूल ये कहता है। बट यहाँ पे कुछ इसकी एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन समझते हो क्या होता है? एक्सेप्शन समझते हो क्या होता है? एक्सेप्शन का मीनिंग होता है कि जहां पर जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं होता। एक्सेप्शन का मीनिंग होता है जहां पर जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं होता। एक्सेप्शन का मीनिंग है वेयर जनरल रूल नॉट एप्लीकेबल, वेयर जनरल रूल नॉट एप्लीकेबल। सेक्शन 25 बात करता है इसकी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25। अगर इन केसेस में, अगर मैं बात करूं, अगर नीचे जो केसेस बता रखे हैं, अगर इन केसेस में कोई भी अगर एग्रीमेंट हुआ है और उसमें कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी हम क्या मानेंगे कि वो कंसिडरेशन क्या है? एक वैलिड कंसिडरेशन है। उसको तब भी हम क्या मानेंगे? अगर कोई भी एग्रीमेंट, एक्सेप्शंस के केसेस में कुछ केसेस हैं, देयर आर सम केसेस वेयर एग्रीमेंट जो होता है, जहां पर एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी क्या होता है? वैलिड होता है। समझ आ गई यहां तक? जनरल रूल क्या कहता है मुझे बताओगे? जनरल रूल क्या कहता है मुझे बताओगे? जनरल रूल, जनरल रूल कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट उसमें, कोई भी एग्रीमेंट है, अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं है तो वो क्या माना जाएगा?
वॉइड क्या माना जाएगा? तो वो void। ज्यादा नहीं हुआ था। क्या कह रहे हो? तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही अंशु। हाँ, कोई भी अगर एग्रीमेंट है अगर नेट उसमें प्रॉब्लम होता है। हाँ कंसिडरेशन नहीं है तो वो वॉइड माना जाएगा। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है सेक्शन 25 के अंदर। सेक्शन 25 कहता है कि भाई यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, कुछ केसेस है जहाँ पे अगर कंसिडरेशन किसी एग्रीमेंट में नहीं हुआ फिर भी हम मानेंगे कि वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। और यहाँ पे क्या क्या है? पहला, नंबर 1, इफ इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड and is made out of natural love and affection between the party standing in a near relation to each other। अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है और उसमें कंसिडरेशन क्या है? अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है, पहला केस लिखो, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट एग्रीमेंट which is made out of natural love and affection, which is made out of natural love and affection। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है, अगर कोई ऐसे एग्रीमेंट या तो रिटर्न में हुआ है या रजिस्टर्ड हुआ है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट रिटर्न में हुआ, रजिस्टर्ड में हुआ और जिसको बनाया गया आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन between party standing in a near relation, between party standing in a near relation। तो यहाँ पर कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, बिना कंसिडरेशन भी वो एग्रीमेंट जो होता है वैलिड होता है। जैसे आपका बर्थडे हुआ, आपके बर्थडे पे बर्थडे हो गया या आपके फादर ने आपको कोई गिफ्ट दिया, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम गिफ्ट करा दी, तो आपका फादर ने वो आपको नेचुरल लव एंड अफेक्शन के तौर पे दी है। आप उनकी बेटी हो, आपका फादर आपसे प्यार करता है और इसीलिए नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केसेस में कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती। बिना कंसिडरेशन के भी जो वो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वैलिड होते हैं। जहाँ पर क्या है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। और ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन कोई भी एग्रीमेंट रिटर्न हुआ, उसको रजिस्टर कराया गया, जहाँ पर जो पार्टी हैं वो क्या है? क्लोज रिलेटेड है। जहाँ पर जो पार्टी है क्या है? क्लोज रिलेटेड है। वेयर द पार्टीज party are closely related, where the parties are closely related। समझ आ गई? समझ आ Yes, गई? sir. ओके। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, No, sir. if it is made to compensate a person who has already done something voluntarily for the promiser and done something which promiser was legally compellable to do। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बना है, अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बना है किस चीज के रिगार्डिंग? किसी दूसरे पर्सन को कंपनसेट करने के रिगार्डिंग। इफ इट इज मेड टू कंपनसेट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी डन समथिंग वॉलंटरली फॉर द प्रोमिसर। कि मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई किसी पर्सन को कंपनसेट करने के लिए, मान लो दूसरी चीज अंशु के बीच में एंड सलोनी के बीच में एग्रीमेंट हुआ,
अंशु के बीच में, सलोनी के बीच में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट हुआ। अंशु ने सलोनी को कोई प्रोमिस किया। जो प्रोमिस करता है उसको क्या बोलते हैं? मैंने कल भी बताया था आपको। जो जो प्रोमिस करता है ऑफरर। हाँ, ऑफरर बोलते हैं या प्रोमिसर बोलते हैं, ऑफर। है ना। जो प्रोमिस करता है उसको प्रोमिसर बोलते हैं। Yes. प्रोमिसर। दो पार्टी होती हैं। द पर्सन जो प्रोमिस करता है, जो प्रोमिस करता है उसको प्रोमिसर बोलते हैं। एक मिनट, मैं दूसरी शीट खोल देता हूँ, इसमें ज़्यादा वो हो रहा है। हाँ, तो पहले वाला समझ आ गया। अगर जो आपका एग्रीमेंट बना है, एग्रीमेंट कैसे बना है? नेचुरल
लव एंड अफेक्शन से बना है। जहाँ पे आपके फादर ने अगर आपको कोई प्रॉपर्टी दी है या कोई गिफ्ट दिया है, क्या आपका फादर आपसे पैसे लेता है? हाँ, हेलो, हेलो, यस सर। हाँ जी। अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बना है, मान लो आपके फादर ने आपके नाम कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर कराई, गिफ्ट में कोई प्रॉपर्टी दी, एग्रीमेंट बना, तो ऐसा एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे? विदाउट कंसिडरेशन भी अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है तो वो एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट होता है। क्लियर है? पॉइंट नंबर दूसरा, इफ इट इज मेड टू कंपनसेट अ पर्सन, अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जो बना है टू कंपनसेट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी डन समथिंग वॉलंटरली फॉर द प्रोमिसर। मान लो अंशु और सलोनी, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। अंशु ने कोई प्रॉमिस किया और आपने उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए ओके कर दिया। ठीक है, अंशु ने कोई प्रॉमिस किया और आपने उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए ओके कर दिया। आपको कुछ इसको पे करना था, बट यशु ने आपके बिहाफ पे इसको पेमेंट कर दी। तो जो अब आपकी जो ओब्लिगेशन है टू कंपनसेट टू अदर पर्सन, जिसने चुपचाप, मान लो आपको अंशु की पेमेंट करनी थी, बट यशु ने आपके बिहाफ पे अंशु को पेमेंट कर दी चुपचाप। तो अब क्या है, आपको यशु को क्या करना है? कंपनसेट करना है। तो इसको भी क्या बोलते हैं? अगर इस तरह का एग्रीमेंट बनता है तो ये भी क्या होता है? विदाउट कंसिडरेशन होता है। इसमें वन साइडेड वो होता है। ये क्लियर है? यस सर। हाँ। पॉइंट नंबर 3, if it is promised in writing and signed by the person to charge therewith or his agent to pay a debt barred by the law of limitation। भाई यहाँ पे क्या है? अगर क्या हुआ, इफ इट इज प्रोमिस इन राइटिंग, अगर राइटिंग में कोई प्रोमिस कर दिया एंड साइंड बाय द पर्सन टू बी चार्ज देयरविथ और बाय हिज एजेंट टू पे डेट बार्ड बाय द लिमिटेशन ऑफ टाइम ऑफ द लॉ ऑफ लिमिटेशन। ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो अंशु और सलोनी, आपने, मान लो अंशु ने आपको कोई पैसा दिया था, पैसा अभी तक वापस नहीं आया, 3 साल से ऊपर हो गया, 3 साल से ऊपर हो गया, पैसा नहीं आया। आपने क्या किया? आपने या आपके किसी एजेंट ने इसको रिटर्न में प्रॉमिस कर दिया, भाई मैं आपको आपका पैसा वापस लौटा दूंगी। तो अगर ये प्रॉमिस भी होता है तो इस प्रॉमिस में भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। क्लियर है? इसमें Yes, वन साइडेड sir. प्रॉमिस होता है। मतलब वैसे क्या होना चाहिए? जनरल रूल क्या कहता है कि भाई एक पार्टी जब क्या करे, कुछ वो करे, एक पार्टी प्रॉमिस करे, दूसरी उसको एक्सेप्ट कर ले। तो इसमें क्या हुआ? इसमें अगर कोई ऐसा चीज बोला गया कि भाई हाँ मैं आपको आपका पैसा दे दूंगी, तो इस तरह का कंसेप्ट जो एग्रीमेंट होता है विदाउट कंसिडरेशन होता है। विदाउट कंसिडरेशन आपने बोल दिया, बस हो गया, उसके बदले में आप कोई एक्स्ट्रा कंसिडरेशन नहीं ले रहे, कुछ करने के लिए आप क्या कर रहे हो? बस प्रॉमिस कर रहे हो, दैट्स इट, एनफ। तो ये भी क्या होता है? विदाउट कंसिडरेशन हो के पर चलता है। पहला कौन सा होता है? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। ऐसे एग्रीमेंट जो रिटर्न में होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं और जो बनते हैं आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन।
और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जो कंपनसेट करने के लिए किए जाते हैं, टू कंपनसेट अ पर्सन। जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं टू कंपनसेट अ पर्सन। तीसरे कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जो किसी के डेट पे करने के लिए किए जाते हैं। ऐसे प्रोमिस जो बनाए जाते हैं टू पे द डेट, टू पे दी डेट। किसी को पैसा, मतलब टाइम बीत गया है, काफी ज्यादा टाइम बीत गया है, आपने प्रोमिस किया था कि 1 साल के अंदर मैं पैसा लौटा दूंगी, और आपने अभी तक 1 साल के अंदर पैसा नहीं लौटाया, तो आप अब क्या कर रहे हो? 1 साल बाद प्रोमिस कर रहे हो कि मैं आपको पैसा दे दूंगी। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होते हैं? विदाउट कंसिडरेशन होते हैं। क्लियर है? 3 पॉइंट समझ आ गए? Yes, sir. पॉइंट नंबर Yes, 4। sir. पॉइंट नंबर 4, decide according to section 185 of the Indian Contract Act, consideration is not required to create an agency। मान लो सलोनी क्या कर रही है? अंशु को अपना एजेंट अपॉइंट कर रही है कोई काम करने के लिए, अपना एजेंट अपॉइंट कर रही है। आपके बीच में एजेंसी एग्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पर भी जो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एजेंसी एग्रीमेंट, मतलब अगर आपने अंशु को अपॉइंट किया अपना एजेंट, उसके लिए आपने एग्रीमेंट किया, तो ऐसे एग्रीमेंट भी क्या होते हैं? विदाउट कंसिडरेशन होते हैं। ऐसे एग्रीमेंट भी विदाउट कंसिडरेशन होते हैं। समझ आ गई? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, इन केस ऑफ गिफ्ट एक्चुअली मेड, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी। देयर नीड नॉट टू बी nearness of relation, and even if it is, there need not to be any natural love and affection between them। अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, तो गिफ्ट के केस में नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं देखा जाता। आप किसी को भी गिफ्ट दे सकते हो, गिफ्ट हमेशा विदाउट कंसिडरेशन होता है। तो अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो गिफ्ट के केस में भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। तो अगर इस तरह से कोई एग्रीमेंट बनता है तो वो वैलिड एग्रीमेंट बोले जाएंगे। समझ आ गई? तो शॉर्ट पॉइंट में लिख लो, मैं आपको लिखवा देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वो कौन कौन से एग्रीमेंट है, अगर जिनमें कंसिडरेशन ना भी हुआ फिर भी वो वैलिड माने जाएंगे। पहला होता है एग्रीमेंट मेड out of natural love and affection। Agreement made Sir, please repeat the. agreement made out of natural love and affection। Agreement made out of natural love and affection। दूसरा है agreement made to compensate a person। तीसरा है agreement made to pay debt barred by the law of limitation। चौथा है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। और पांचवा है गिफ्ट। तो इन चीजों में देयर इज नो नीड ऑफ कंसिडरेशन। और अगर ऐसे एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन बनते हैं तो क्या वो एग्रीमेंट वैलिड होते हैं या नहीं? If in such agreement there is not any consideration
not any consideration, then such agreement shall be valid. Then such agreement shall be valid. क्लियर है? एक्सेप्शन का समझ आ गया? Yes, sir. ओके, क्लियर है सलोनी? Yes, sir. अब बात करते हैं फ्लॉ इन द कॉन्ट्रैक्ट। फ्लॉ इन द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फ्लो का मीनिंग क्या होता है? कोई बताएगा मुझे फ्लो का मीनिंग? फ्लो का मीनिंग क्या होता है? फ्लो का मीनिंग बताओ। फ्लो का मीनिंग होता है कमियां। फ्लो का मीनिंग होता है कमियां होना, कोई एरर होना, कोई गलती होना। There may be circumstances under which contract made under these rules may still be bad because there is flow error somewhere. यहाँ पे लिखो, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई फ्लॉज होते हैं। फ्लॉज का मीनिंग क्या होता है? कमियां, या कोई एरर होते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बैड माना जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को बैड माना जाता है। समझ आ गई? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो अगर ये बोला गया है, अगर मान लो अंशु के बीच में और सलोनी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ, आप लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट जो जैसी टर्म्स एंड कंडीशन, जैसा कॉन्ट्रैक्ट आप चाहते थे वैसा कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। उस कॉन्ट्रैक्ट में काफी सारी गलतियां हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काफी सारी क्या है, कमियां हैं। तो क्या आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बोलोगे? आप क्या कहोगे उस कॉन्ट्रैक्ट को? वैलिड है, वॉइड है, क्या है? बताओगे? अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप क्या कहोगे? आपके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है, वैलिड है? बोलो। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को तीन नजरिए से देखा जाता है। द लॉ हैज 3 रेमेडीज। पहला, एग्रीमेंट में बी ट्रीटेड नो इफेक्ट, इट विल देन बी नोन एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। पहला केस होता है केस 1, या तो आप उस एग्रीमेंट को वॉइड कर दो कि भाई ये एग्रीमेंट जो हमने किया था, हमारे बीच में हुआ था, ये बिल्कुल खराब बना है, इसमें बहुत कमियां हैं, हम इसको नहीं मानते, ये वॉइड है। पहला तो मान लो ये।
दूसरा, द लॉ में गिव द पार्टी एग्रीड द ऑप्शन ऑफ गेटिंग आउट ऑफ हिज बार्गेन एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज नोन टू बी एज वॉइडेबल। केस नंबर 2, या फिर मान लो सलोनी को कॉन्ट्रैक्ट में कमियां लगी, तो सलोनी क्या करे, अंशु से बातचीत करे और उस कॉन्ट्रैक्ट को ठीक करवाए और उसको वॉइडेबल करवाए। वॉइडेबल का मीनिंग होता है ऑप्शन होता है कि भाई उसको ठीक कराया जा सकता है। वॉइडेबल का मीनिंग होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को ठीक कराया जा सकता है। वॉइडेबल की भाई ऑप्शन होता है, यहाँ पे फिर ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन, वॉइडेबल में ऑप्शन होता है। ऑप्शन, ऑप्शन क्या होता है, या तो उसको वैलिड कर लो या उसको वॉइड कर लो। अपनी मर्जी, एक मर्जी पे होता है। एग्रीव्ड पार्टी को मर्जी दी जाती है कि भाई उसकी मर्जी है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना चाहे तो ठीक है, अगर नहीं रखना चाहते तो वॉइड कर दो। वॉइडेबल होता है। क्लियर है? समझ आ गई? Yes, sir. और तीसरा, Yes, sir. हाँ, और जिस पार्टी की वजह से, मान लो सलोनी ने एग्रीमेंट को देखा, एग्रीमेंट में बहुत सारी कमियां थी और उसकी वजह से सलोनी को नुकसान हो गया, और जिस जिस पार्टी की वजह से, मान लो अंशु की वजह से नुकसान हुआ है, तो सलोनी अंशु को बोलेगी कि भाई तेरी वजह से मेरे को नुकसान हुआ है, तो मुझे जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करके दे। तो तीसरा केस हो सकता है कि द पार्टी आर एट फॉल्ट, जिस पार्टी की गलती है उसको कंपेल किया जाए, उसको बोला जाए टू पे द डैमेजेस टू द अदर पार्टी, कि भाई वो डैमेजेस पे करे अदर पार्टी को। तो भाई अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कमियां हैं, फ्लो कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई होता है, फ्लो इन द कॉन्ट्रैक्ट होता है, एरर इन द कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको ये लिख लो, एरर इन द कॉन्ट्रैक्ट, एरर इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्लॉज होते हैं, एरर होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं एक तरह से बैड नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वो एग्रीमेंट जो होते हैं रियल एग्रीमेंट नहीं होते। वहां पे 3 तरह से आपको रेमेडी मिल सकती है। पहला केस, या तो उसको कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया जाए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दूसरा, या फिर वहां पे क्या है, जिस पार्टी को नुकसान हुआ है, दूसरा कैसे होगा कि जिस पार्टी, जो एग्रीव्ड पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी मतलब इसका मतलब ये होता है, एग्रीव्ड का मतलब जो होता है नाराज, नाराज पार्टी। भाई तो उस चीज से सेटिस्फाई नहीं है, एग्रीव्ड है, नाराज है, तो वो क्या कर सकती है, वो दूसरी पार्टी के साथ बातचीत कर सकती है और जो भी कंक्लूजन लिखता है उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकती है कि भाई मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट रखना है या नहीं रखना। और तीसरा केस हो सकता है कि भाई जो जिस पार्टी का फॉल्ट है उस पार्टी को बोला जा सकता है कि भाई आप क्या पे करो, डैमेजेस पे करो, जिस पार्टी को नुकसान हुआ है उस पार्टी को। समझ आ गया? क्लियर है? फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट में समझ आ गया क्या क्या हो सकता है? Yes, sir. कोई डाउट? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं वॉइड एग्रीमेंट की। वॉइड एग्रीमेंट का मीनिंग वो होता है ऐसे एग्रीमेंट जो एज पर लॉ नहीं होते, ऐसे एग्रीमेंट जो इलीगल होते हैं, इलीगल एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट जिनका नो लीगल इफेक्ट, जिनका नो लीगल इफेक्ट हो, ऐसे एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट जिनका इलीगल इफेक्ट होता है, या ऐसे एग्रीमेंट जिनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, जो इलीगल नेचर के होते हैं, वो क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट होके यहाँ पर चलते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. हाँ,
आप इतना ही मानो, वॉइड एग्रीमेंट लिख लो। ऐसे एग्रीमेंट जो हैज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसे एग्रीमेंट जो हैज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसे एग्रीमेंट जो हैज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं होते, उनको वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। ऐसे एग्रीमेंट विच इज नॉट हैज पर द लॉ, Contract for Indian. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसे एग्रीमेंट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली नहीं होते, ऐसे एग्रीमेंट जो हैज पर लॉ नहीं होते, ऐसे एग्रीमेंट जिनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, ऐसे एग्रीमेंट जो एनफोर्स नहीं किए जा सकते, समझ आ गई, उनको कहते हैं। हाँ, उनको कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट। समझ आ गई? Yes, sir. एक मिनट, स्क्रीन दिख रही है आपको? समझ आ गई? Yes, sir. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हैज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं होते, उन कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं या वॉइड एग्रीमेंट कह लो। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 क्लोज जे, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, लिखो, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 क्लोज जे ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, a contract which cease to be enforceable by law become void। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, लिखो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो, Sir, एक मिनट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बोलिए। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो, उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लॉ। जो एनफोर्सेबल बाय लॉ ना हो, उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। समझ आ गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का या वॉइड एग्रीमेंट का क्या होता है वॉइड? सर। अब आता है दूसरा, वॉइडेबल। यस सर। वॉइडेबल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अब बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज के ऑप्शन पर
क्या होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज के ऑप्शंस पर क्या होते हैं? वो वैलिड होते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टी के ऑप्शन पर वैलिड होते हैं। वैलिड मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टी के ऑप्शंस पर कॉन्ट्रैक्ट an agreement which is enforceable by law at the option of the one or more of the party. Contract which is enforceable by law at the option of one or more of the party, but not at the option of one. सिर्फ पार्टी के पास ऑप्शन होता है। मान लो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था, कोई ऐसा एग्रीमेंट था जो ठीक नहीं था, बट वो वॉइडेबल नेचर का था, उसमें ऑप्शन था किसके पास? पार्टीज के पास, कि वो उसको रेक्टिफाई करके ठीक कर सकती है, एनफोर्सेबल कर सकती है। तो ऐसे एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? ऐसे एग्रीमेंट को बोला जाता है वॉइडेबल, जहां पर ऑप्शन होता है पार्टी के पास। वॉइडेबल के केस में क्या होता है? 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एक होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 3 तरह के। वैलिड होते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। वॉइड होते हैं नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वॉइडेबल होते हैं, इसमें ऑप्शन होता है, ऑप्शन। ये एनफोर्सेबल बाय लॉ तो होते हैं, बट एट द ऑप्शन ऑफ द, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, बट एट द ऑप्शन ऑफ द, किसके ऑप्शन पे? बताओगे किसके ऑप्शन पे? एट द ऑप्शन ऑफ द, बताओगे किन के पास ऑप्शन होता है? हाँ जी बताओ, किनके पास ऑप्शन होता है एनफोर्सेबल करने का? कॉन्ट्रैक्ट 3 तरह के होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ हो सकते हैं, बट एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज। पार्टीज के पास वहां पे ऑप्शन होता है, या तो उसको एनफोर्सेबल बाय लॉ कहते या उसको वॉइड करार करते। ये वॉइडेबल जो है, ये वॉइड भी हो सकते हैं और वैलिड भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन